शुक्रिया डॉक्टर सूरज मंडल जी। वी द पीपल और उन तमाम संगठनों का भी शुक्रिया कि जिस वक्त बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही हो अलग अलग तरह से, उस वक्त आप जरूरी मुद्दों पर लगातार सक्रिय हैं, चर्चा कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से देश की संसद में तो चर्चा नहीं हो पा रही, और जिसे चर्चा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो आज ही हाथ हिलाते हुए विदेश दौरे पर निकल गए और सत्ता पक्ष ये झूठ फैलाने में जुट गई है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि जितने भी नागरिक इस देश में जिंदा हैं उन सबको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। इस नाते भी हम ये बात कहेंगे कि नागरिक को विपक्ष बनने की जरूरत है, क्योंकि आज ये मुल्क जिस हालात में खड़ा है, अगर हम इसे उसी दिशा में जाने से रोक नहीं पाए तो इसकी बर्बादी में हम सब शामिल माने जाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि वी द पीपल और ये तमाम जो वैचारिक विषय रखे गए हैं, इनका मूल है भारत का संविधान। इस देश में आज भी, दुनिया में ऐसा देश शायद कोई दूसरा नहीं होगा जिसमें उस देश के संविधान के विरोधी लोग भी डंके की चोट पर ये बोलते हों कि हम इस देश के संविधान में पूरा यकीन नहीं रखते, हम इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। और शायद ऐसा उदाहरण देश में और दूसरा कहीं है ही नहीं कि लोकसभा का चुनाव भी कोई दल ये कहते हुए लड़ ले और उन्हीं के लोग ये कहते हो खुलेआम कि अब की बार 400 पार क्योंकि संविधान बदलना। दुनिया में दूसरा उदाहरण आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जिस दिन इस देश के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, उसके 3-4 दिन बाद उसी ताकतों ने, उसी विचारधारा के लोगों ने संविधान का विरोध किया, उसके खिलाफ लिखा था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनकी अगुवाई में यह संविधान बना था, आप कल्पना करिए कि उनके कद को छोटा करने के लिए अब किसी और को संविधान निर्माता बनाने की साजिश रची जा रही। क्या उस पार्टी के किसी भी ऐसे नेता ने माफी मांगी जिसने कहा था कि अब की बार 400 पार करके संविधान में बदलाव लाएं? इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर खुलेआम संविधान की प्रतियों को जलाने वालों ने माफी मांगी या उनको कोई सजा मिली? अब इसी देश में एक ऐसा संगठन जो नागपुर का है, उसके सबसे दूसरे नंबर के प्रमुख व्यक्ति कहते हैं कि इस देश के संविधान की प्रस्तावना में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जो दो शब्द है, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, इन दोनों शब्दों को बदल देना चाहिए। आप उस संविधान से समाजवाद शब्द को बदल सकते हो, लेकिन जिस संविधान के हर एक हर्फ में, हर एक लफ्ज में, हर एक पन्ने पर समाजवादी विचार ही हो, उसे कैसे निकालोगे? समाजवाद कहता है कि 100 से कम ना 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजदूरी, मोटी सबको इज्जत, सबको रोटी। और ये इस देश की बुनियाद में, संघर्षों की बुनियाद में जो भी आखिरी व्यक्ति के ताकत की, हकूक की, अधिकार की, सम्मान की बात करता है, वो अपने विचार में समाजवादी ही तो है। और आप कह रहे हो कि देश के संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद शब्द हटा देना, क्या बताएंगे आप? कल वो जिलों के नाम बदल रहे थे, आज वो योजनाओं के नाम बदलते, और आप लोग कहां खड़े हैं? इस बात का उदाहरण हमारे सामने, और जहां से मैंने बात शुरू की थी, एक स्पेशल एफआईआर कर रहे हैं, विशेष गहन पुनरीक्षण, और जिस वोट के अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर
हर एक व्यक्ति को देकर संविधान को आखिरी व्यक्ति के अधिकार तक पहुंचा दिया था। अब उस अधिकार पर खतरा मंडरा रहा है। और खतरा क्या, मैं ये कहूं कि वो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे कुछ ही दिनों की देर, क्योंकि आज नहीं ये तय होना है कि अगर को महसूस कर सकते तो फिर संविधान को कितना देर महसूस रखिए। आज विषय में लिखा भी गया है कि ईवीएम से चुनाव, अब ईवीएम का मसला तो छोड़िए, मुझे आज भी याद है बहुत सारे लोग ईवीएम पर बोलते हैं, सामाजिक संगठन ज्यादा बोलते हैं, लड़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद अमूमन नेता बोलते हैं। जब चुनाव जीत रहे होते तब नहीं बोलते या कम बोलते। और मैंने ये पहली बार देखा 2024 के चुनाव के बाद कि जब उत्तर प्रदेश से समाजवादियों ने 43 सीटों पर बीजेपी को हराया। अगर वो ना हराए होते तो एसआईआर की जरूरत नहीं होती, सीधे आपसे वोटिंग राइट छीनने के और भी तरीके उनके पास है। ये तो हारने के बाद इसलिए। और उस दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद में ऑन द रिकॉर्ड बोला था कि अगर मैं 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊं तो मुझे यकीन नहीं है, हम अगर इसी से जीतेंगे तो भी इसे हटाने का काम करेंगे। तो ये सबसे जरूरी मसला, आप चुनाव जीत जाए तब ईवीएम सही है, आप चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब है, इस पर बाकी लोगों का भी यकीन नहीं होता। इसलिए मैं उन तमाम संगठनों को ज्यादा क्रेडिट देना चाहता हूं जो रोज ईवीएम के मुद्दे पर आम जनता के सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ईवीएम से वोट डालने के बाद भी जहां जनता जागरूक है, जहां जनता बनाई हुई है कि संविधान बदल नहीं देंगे, वहां वो ईवीएम से छेड़खानी करने से पहले 4 बार सोचते हैं। 2024 के चुनाव में संविधान बचाने के नाम पर आत्मविश्वास छीना गया है व्यक्ति का, जो खुद को संविधान से ऊपर समझने लगा, जो चाहता था कि उसके ऊपर न कोई संस्थान है, न कोई पद है और न वो संविधान से चलता। आज 2024 में जिन लोगों ने उनको पूर्ण होने से रोका, हरियाणा का चुनाव, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव और फिर दिल्ली का, इन 3 चुनावों को जिस तरह से उस व्यक्ति ने जीता, अपने लोगों से जितवाया, ये हमारे लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। सब जानते थे कि जब हरियाणा में उनके प्रत्याशियों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, वहां जो उनकी सरकार कैसे संभव हुआ है। महाराष्ट्र में नोटबंदी का सारा काला धन जो स्विट्जरलैंड में 2 गुना से 4 गुना हो गया, 100 दिन मुझे दे देना, मैं 100 दिन में अगर काला धन न ले आया तो चीज चढ़ाई पर बोलना, आपको कोई चढ़ावा ही नहीं छोड़ा, झोला लेके चल दिया देश ढूंढने के लिए। और जब जरूरत पड़े इस देश को कि बाकी देश खड़े हो, दुनिया का कोई देश खड़ा नहीं हो, इतना बड़ा संकट, ये सवाल पूछेगा कौन? संसद में पूछा जाता, संसद में आए नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव में खुलेआम वोटों को लूटा गया और अब तो नेता प्रतिपक्ष यहां तक बोलते हैं कि हमारे पास सबूत है, जितने लोग वहां की जनसंख्या में नहीं उससे ज्यादा वोटर है। आज भी उनकी सरकार वहां चल रही है। नोटबंदी के पैसे से पार्टी तोड़ी, विधायक तोड़े और पूरी पार्टी को तहस-नहस कर दिया, जो नहीं झुका, जो नहीं डरा। उसके बाद में उनकी सरकार है। दिल्ली में यहां के लोग कहते रहे कि यहां वोटर लिस्ट में दाखिली हो रही है, आज दिल्ली में भी उनकी सरकार। और जो लोग ये कहते थे जहां झुकी वही मकान, दिल्ली में झुकियां तोड़ के बीजेपी वाले अपना काम कर रहे हैं, ये बात खुल के कहनी होगी। जितना आप विषय रखे हैं बता नहीं पाएंगे कि इन सब का खतरा आया किसकी वजह से और आज किससे लड़ना है, ये बात तो साफ साफ कहनी होगी ना। और इन 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद बिहार में उन्होंने ऐसी प्रक्रिया ले ली है कि गरीब, कमजोर, मजलूम और खासकर दलित पिछड़े लोगों के अब वोटिंग राइट में उनसे छीने जाने की कोशिश की जा रही है। और लोकतंत्र की हत्या के लिए इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। जिन वोटों से 20 साल मुख्यमंत्री कोई रहा हो बिहार में, जिन वोटों से अभी तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बन गया, अब वही वोट फर्जी हो गए। उन्हीं वोटों को विदेशी बताया जा रहा है। तो पहले इस्तीफा तो अपना देना चाहिए कि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बिहार की 31 सीटें जीते हुए हैं, वो सारी सीटों को हटा दो, तो जिलों को करना है। अब आप सोचिए 2025 में देश खड़ा कहां है? आप उनके झूठ पर भी पब्लिक में कोई डिबेट हो तो बता दीजिए, इंटेलेक्चुअल्स में कोई डिबेट हो तो बता दीजिए। जो बोल रहा है वो कितने थोड़े से लोग बचे हैं, वो इस तरह की गैदरिंग में अपने ही लोगों को समझाते हैं। कुछ हमारे यूट्यूबर साथी हैं क्योंकि वहां टेलीविजन पर तो बैठा के दिखाया जा रहा है, वहां कोई मुद्दा नहीं है। वहां मुद्दा यह है कि कोई फर्जी कथावाचक कैसे, पाखंडी कथावाचक भी कैसे विद्वान और धार्मिक व्यक्ति बन जाएगा। फूल बरसाने वाले मुख्यमंत्री पर डिबेट होगी, उनकी डिबेट में यह दम नहीं है कि वो ये बात सवाल के साथ करें कि चंद महीने बाद जहां राज्य में चुनाव है वहां आप कैसे इस तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं कि लाखों लाख लोग उससे बाहर आए। और तमाम तरह की साजिशों में केवल बोल रहा है। मैं आज क्या हुआ विधानसभा में, अगर आपको ना बताओ तो देखिए वहां सरकारी दल के लोगों ने चर्चा नहीं होने दिया और कोई अखबार इस तरह की खबर नहीं छापेगा, कोई वोटिंग अधिकार ही नहीं रहेगा, तो ईवीएम से चुनाव कराओ या बैलेट पेपर से। पहले लोग कहते थे यूपी बिहार में जब सरकार बनी बहुजनों की, तो उन सरकारों को कहा जाता था कि बूथ लूटा जाता है। आज आपके सामने आपका बूथ लूटा जा रहा है, आपका वोट लूटा जा रहा है, और फिर भी ये कहा जा रहा है कि जनता हमें चुन रही है। इसलिए मैं बहुत सख्ती से ये बात कहना चाहता हूं कि अब ये वक्त इस बात का नहीं है कि हम सब में तराजू लेकर तौले कि कौन शुद्ध अम्बेडकरवादी 100% है, कौन संविधान पर खतरा है। न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकजुटता बनने की जरूरत है कि अगर संविधान बचेगा, वोटिंग राइट बचेगा, तो हम सब आपस के झगड़ों को सुलझा लेंगे। अगर संविधान नहीं बचेगा तो हम दोष देने के लिए नहीं बचेगा कि किसी गलती से संविधान। इसलिए मैं ये बात साफ कह रहा हूं कि बिल्कुल हमारे सामने, क्योंकि बिहार में अगर ये कामयाबी होगी और इसी प्रक्रिया से अगर वोटिंग, भाई नागरिकता साबित करना और नागरिकता देना जिस चुनाव आयोग का काम ही नहीं है, वो नागरिकता आपकी तय कर रहा है। और कल तक तो मुसलमानों के ऊपर हो रहा था, मुसलमान कह रहा था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे भले जेल में जाएंगे। अब तो वहां के दलितों, पिछड़ों, जिनके बाढ़ में घर बह गए, जिनके लोग वहां पर घर में है नहीं, पलायन कर गए, सब कागज बनवाने में लगे हुए। नंबर तो सबका आएगा साहब, यही बात तो हम लोग इतने सालों से कहते रहे और इसका खामियाजा भुगतते रहे। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आगे के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप, वाला नंबर आ। इस देश के दलितों, पिछड़ों ने मुसलमानों के ऊपर होने वाले हमलों में अगर पूरी जिम्मेदारी से यह बोला होता कि जितना बराबर का शहरी इस देश का हिंदू है, उतना ही मुसलमान है, उतना ही सिख है, उतना ईसाई है, तो उनके कत्ल पे आप चुप थे, तो अब देखो आपका नंबर आ गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बुलडोजर किसके घर पे चला? हमारे आदरणीय सांसद महोदय बैठे हुए, हमारे तमाम लोग बैठे हुए। और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का राज है, वही बिहार में अब आपका इंतजार कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करना याद है आपको, और कुछ लोगों को एक शिंदे बनाने के लिए आगे बिठाया गया। इसलिए मैं ये बात ऐलानिया कहना चाहता हूं कि अगर हम राजनीतिक समाज बदलेगा तब जब बदलने लायक बचेगा। के जमाने में आंदोलन चलाए, सामाजिक संगठन चलाए, DS4 से लेके बाम से बनाए, बाद में उन्होंने भी ये बात कही कि परिवर्तन की गुरु के लिए अगर कोई है तो राजनीति है, राजनीति नहीं बदलेगी। और मैं तो कह रहा हूं दावे से, अगर 300 सीटें उनकी पूरी आई होती तब आप देखते कि संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती। सुरेश कैद साहब थे, चाहते रह गए, बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी, और संविधान बनाने वाले बाबा साहब के खिलाफ डिबेट चलती है खुलेआम। अब ओबीसी समाज के लोगों को भी यह बात समझनी होगी कि केवल दलितों की जिम्मेदारी नहीं थी संविधान बचाना, संविधान बचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी थी, जिनको हक अधिकार संविधान ने दिया था। कथावाचक चले गए यादव, 2 यादव और 1 कठेरिया समाज के, तो बहुत सारे लोगों को यह भ्रम था कि हम तो हिंदू हैं। उन्होंने भ्रम तोड़ा और सीधे वीडियो बना करके कहा कि हमारे बिरादरी के गांव में तुम कथा कैसे कह सकते हो। इससे भी अगर आंख न खुले, और याद रखना, जिसका मुंडन किया गया, जिसकी चोटी कटवाई गई, वो तो अच्छे वाले हिंदू थे ना,
वो तो उन्हीं की परिभाषा में थे, उन्हीं के ऊपर FIR दर्ज हो गई है, उन्हीं को पुलिस खोज रही है कि जेल में बंद। अब तय करो कि उनकी परिभाषा में आप हो कि नहीं हो, क्योंकि उनकी परिभाषा नागपुर से तय होती है और नागपुर की परिभाषा में संविधान सबसे बड़ी बाधा है। और उनके छुट्टियां जो कथावाचक घूमते रहते हैं, अजीब अजीब कहानी सुनाते हैं और टेलीविजन चैनल वाले बुला करके पाखंड फैला रहे। नेता ने कहा कृष्ण का नाम बता दो, वहां बाएं करने लगा और कथा कृष्ण की सुनाता। उसके बाद उसने क्या बोला, ये सारे कथावाचक कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये संविधान के मुताबिक ये मांग है क्या? क्या संविधान के रहते हिंदू राष्ट्र बन सकता है? और हिंदू राष्ट्र मांग है किसकी? किसका रिश्ता है नागपुर और बीजेपी के मुख्यालय से? इसका मतलब तुम धर्म का काम नहीं कर रहे, तुम पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हो, तुम धर्म के लिबास में उनके लिए राजनीतिक एजेंडा चला रहे हो और उनके लिए वोट मांगने का जुगाड़ कर रहे हो। ये बात तो हमें खुल के कहनी होगी। संविधान को इस तरह से खतरा है। और आखिर में जो हमारे सामने सबसे मुश्किल चुनौती, मैं तो विश्वविद्यालय में नहीं हूं और आज उस विश्वविद्यालय में नहीं हूं, इस बात का सुकून है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद एक प्रिंसिपल दिल्ली यूनिवर्सिटी की कहती है कि इस जगह अगर एसी काम नहीं करे तो गोबर लीप दो, ये ठंडा रहेगा कमरा। सुकून है कि मैं उस विश्वविद्यालय में फिलहाल नहीं। मुझे शर्म आती है कि जो लोग पढ़ लिख करके ये हाल है, गाय गोबर गौमूत्र से आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो विश्वविद्यालयों को दुनिया की टॉप रैंकिंग में कहीं आगे कर पाएंगे क्या? तुम यहां बर्बाद कर दिए शिक्षा व्यवस्था को। और हम 2020 से बोलते रहे पूरे देश में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, यही प्रोफेसर रतनलाल, सूरजमंडल, तमाम लोग होंगे, हम लोग लड़ाई लड़ते थे कि बचाओ अपने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को, क्योंकि क्लोजर की पॉलिसी आई, मर्जर की पॉलिसी आई, फंड कट हो गया है। 2014 में देश की टोटल जीडीपी का 5.6% एजुकेशन बजट था, 2025 के बजट में 2.6% है। बजट आधा हो गया शिक्षा पर खर्चा का। और जब शिक्षा बर्बाद हो रही है तो आज उसका रिजल्ट सामने दिखने लगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 27,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद करवाने पर लगा है और 27,000 से ज्यादा कंपोजिट ठेका की दुकान खुलवा रहा है, ताकि देसी दारू और अंग्रेजी दारू एक ही दुकान पर मिलेगी और आपके गांव में दारू की दुकान रहेगी, लेकिन आपके गांव में सरकारी स्कूल नहीं रहेगा। रोते हुए बच्चों की वीडियो वायरल हो रही है, स्कूलों पर ताला लग गया, हजारों बच्चों का स्कूल छूट गया। मैं कहता हूं कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है? ताकि एक बार जनगणना हो जाए कि ये जब बच्चे स्कूल से बाहर हो गए, ये 90% से ज्यादा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बच्चे हैं, इसलिए इन स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, ताकि शिक्षा अगर बर्बाद हो जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय पर करोड़ों रुपया लोन है हेफा का, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल अकेडमी। यूजीसी अब लोन नहीं दे रही है, यूजीसी अब फंड नहीं दे रही है, अब आपको लोन दिया जाएगा। JNU बर्बाद, DU बर्बाद, अशोका यूनिवर्सिटी चलेगी, गलगोटिया चलेगी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चलेगी और आपके बच्चों को कहा जाएगा कि जिस रास्ते कांवड़ यात्रा जाएगी उस यात्रा कोड लगाना चाहिए, QR कोड लगा होना चाहिए, ताकि पहचान हो कि हमारा धर्म भ्रष्ट न हो जाए। उनका एक भी बेटा बेटी इन स्कूलों में पढ़ता है और न वो यात्रा में जाता है, उन सब का बेटा बेटी विदेश की यूनिवर्सिटी पढ़ाई करता है। और अगर गृह मंत्री है तो उसका बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े भी BCCI का चेयरमैन रहेगा, करोड़ों रुपए कमाएगा और एक बार भी कांवड़ लेके नहीं जाता और वो फूल बरसाता है कि आपके बच्चे वहां जाएं। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि शिक्षा बचाना, संविधान बचाना, अगर ये दो चीज बच गई तो बाकी बहुत कुछ बचाने के लायक बच जाएंगे। और इसलिए ये जो पोस्टर लगाया आपने, मैं तो हिम्मत की दाद देता हूं। आप दिल्ली में हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके पोस्टर लगा दिए, यूपी में लगा कर दिखाइए, अगले दिन बुलडोजर यहां खड़ा न दिख जाए तो कहिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जेलों में बंद दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं। आदिवासी तो वहां कम है, फिर भी आप जाकर देखिए उत्तर प्रदेश में आप एक आंदोलन नहीं कर सकते, आपके ऊपर इतने मुकदमे हो जाएंगे कि आप जेल में जाने के लिए बचते फिरेंगे, फेक एनकाउंटर होगा। जितना बर्बाद आपको राज हो सकता है उसका नमूना वहां उत्तर प्रदेश में है। और गुजरात के रास्ते जो दिल्ली पहुंचा था, अब उत्तर प्रदेश के रास्ते भी एक व्यक्ति दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए हमारी लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमारा संगठन बच जाए या हमारी नौकरी बच जाए। हम तो इसलिए आपके बीच में आकर के असल में हम क्या कर रहे हैं, हम कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन एक गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर
इस लड़ाई में हम जीत नहीं पाए। अब जाति जनगणना का ऐलान कर दिया और हर व्यक्ति ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, बताओ वहां पे जो नोटिस लगी है उसमें जितने लोगों को तुमने जज और उसमें नॉमिनेट किया उत्तर प्रदेश सरकार में, उसमें एक भी व्यक्ति दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं है। 90% आबादी के लोग वहां प्रोफेसर, वाइस चांसलर नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार का वेबसाइट आज भी गूगल करिएगा जाके, जितने स्टेट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में सबका वाइस चांसलर चेक करिए कौन है। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार थी तो उसको बदनाम कर दिया कि 86 में 46 एसडीएम यादव बन गए, आज तक उसका आंकड़ा नहीं है। जैसे किसी भी सिलेबस कितना भी चेंज किया जाए, याद रखना एनसीईआरटी के सिलेबस से मुगलों को हटाया जाएगा, अकबर बुरा था कि औरंगजेब बुरा था, इस पर डिबेट कराई जाएगी। हम भी चाहते हैं कि एक चैप्टर ये भी लगाओ कि पानी पीने से किसने रोका था जाति देख करके, और कौन कह रहा था कि कौन कैसे पैदा हुआ है और शिक्षा का अधिकार नहीं। इसको भी तो पढ़ाना पड़ेगा इस देश में कि पानी पीने के लिए लड़ना पड़ा, और ये बात कहना पड़ेगा कि आज भी जाति जनगणना का विरोध कौन कर रहा है, जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता है। जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता है उसके महबूब नेता कौन है? 56 इंच वाले। तो ये क्रोनोलॉजी क्या कहलाती है? ये सारे पॉलिटिकल एनिमी आपके सामने खड़े और वो पॉलिटिकली आपको चैलेंज कर रहे हैं। और हमारी पॉलिटिक्स कहां है? हमारी पॉलिटिक्स यहां है कि हमारी कुर्सी बची रहे या हमारा तमाम चीजें। मैं आज भी कह रहा हूं, सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है, हाकिमे वक्त क्यों किसी बात पर अब गौर करे, उसकी मर्जी है जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं कि जरूरी है बराबर, लेकिन चाहते ये है कि आगाज कोई और करे। इसलिए मैं जाते जाते, क्योंकि और भी वक्ता बोलने वाले हैं, मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि स्कूल बंद होने से अगर हम नहीं रोक पाए, ये वोटिंग राइट छीनने से अगर हम नहीं रोक पाए, और संविधान बदलकर मनुस्मृति लागू करने वालों को अगर हम सत्ता की कुर्सी में आने से रोक नहीं पाए, तो इस संविधान की बर्बादी में हम सब गुनहगार माने जाएंगे। और कभी कोई फूले अंबेडकर पैदा हो गया, कोई लोहिया, कोई बीपी मंडल, कोई मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने वाला, कोई कमंडल के खिलाफ मंडल रथ लेकर निकलने वाला, इस देश में जाने कितने लोग आ गए। दोबारा ऐसा होने की गुंजाइश कितनी बचेगी, याद रखिएगा, वरना सिलेबस चेंज होगा, नाली के गैस से चाय बनती, ये हमारे बच्चे पढ़ेंगे। और दुनिया चैट जीटीपी, डीप सीक, रोबोटिक्स में जा रही है। टेस्ला बिना ड्राइवर के गाड़ी चला रहा है और हमारे टेलीविजन पर बैठकर एक आदमी मंत्र से नारियल उड़ा रहा है। ऐसे सबको हमें तय करना है। मैं इस बर्बादी में इस मुल्क के सामने एक चुनौती बनकर के आखिरी वक्त तक फूले अंबेडकर, पेरियार और लोहिया की विरासत को, सामाजिक न्याय की विरासत को अपने विचारधारा के साथ आखिरी वक्त तक लड़ने के लिए तैयार हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां तक हमारी आवाज जाए, इस बात का इंतजार किए बिना कि अभी तो बिहार में एसआईआर हो रहा है, यूपी पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पहले नहीं बोले, गांव में आग लगती थी गर्मी के महीनों में, तो उस वक्त जब गेहूं के खेत पके रहते थे तो हवा चलने पर एक साथ चलने लगते थे। इस बात का इंतजार अगर गांव वाले करें कि मेड़ पहचान करके आग बुझ जाएगी, तो कोई नहीं बचता। पूरा गांव जब खड़ा होकर के उस आग को बुझाता है, इस बात का इंतजार किए बिना कि हमारे खेत तक वो आग पहुंचेगी कि नहीं, तब तक वो आग बुझ जाएगी। इसीलिए अगर बुझाने में शामिल होना है तो इतना इंतजार नहीं करना है कि मैं नौकरी से कब निकाला जाऊं, मेरे ऊपर कब मुकदमा हो, मेरे ऊपर कब ईडी और सीबीआई का छापा हो, या मुझे कब जेल में डाला जाए। इसका इंतजार किए बिना आपके बगल में कोई लड़ रहा था। और आखिरी में एक निवेदन और कर दूं, एक बहुत प्रसिद्ध दुनिया की कहावत है, अलग अलग भाषाओं में, लड़ सको तो लड़ो, लाख विपरीत परिस्थिति आए तब भी, और नहीं लड़ पा रहे हो तो पहचानो कि आपके आसपास सच्ची लड़ाई कौन लड़ रहा है, उसका साथ दो। उसका साथ भी न दे पाओ तो जाकर कई लोगों को तैयार करो कि लड़ने वाले का साथ दें। अगर ये भी ना कर पाओ तो चौराहे पर बैठकर उसके लिए आर्थिक संसाधनों की मदद कर दो ताकि लड़ने वाला कमजोर न पड़े। ये भी ना कर पाओ तो जहां बैठो लड़ने वालों की तारीफ करो। आखिरी में कुछ ना हो पाए तो जो लड़ रहा है उसका विरोध मत करना, सबसे बड़ा समर्थन यही होता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने के लिए 90% भारत
जो गरीब है, जो भुखमरी का शिकार है, जो 1% आज भी 76% पर कब्जा है और 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है। ऐसे भारत को एकजुट करें, न्यूनतम सहमति पर एकजुट करें, ताकि ईवीएम हटे, ताकि कॉलेजियम सिस्टम हटे और ताकि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण हो। सरकारी कुछ बचेगा ही नहीं तो निजी में आरक्षण कहां से लेंगे? इसलिए लंबी लड़ाई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ताकि लड़ने वालों में हमारा नाम रहे और कुछ पैसा लेकर, पद लेकर उधर चले जाकर के कुछ बड़े बड़े लोग, हमारे विद्वान उधर चले गए तो उनमें कम से कम मेरा नाम शामिल नहीं है। इस बात का शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।